हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। इसका पूरा फॉर्मेट आपको समझाएंगे। आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, शेयर करें, लाइक करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस फॉर्मेट को हमें ध्यान में रखना है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले क्या हेडिंग लिखेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मेट दिया गया है उसके अनुसार बनाते हैं। तो सबसे पहले इसको 3 पार्ट में बनाते हैं। ए पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सी पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से बनाते हैं? तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग में। और उसमें क्या क्या आइटम ऐड करेंगे? आइटम्स टू बी एडिड। तो ये जितनी भी नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऐड करते हैं, जैसे डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स एसेट्स, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ या अमोर्टाइज्ड, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ट्रेडमार्क रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। तो जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है वो प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, अगर हमें एसेट्स को बेचने से लॉस हुआ है वो भी यहाँ ऐड करेंगे। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अगर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐड कर देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, कमीशन ऑन अंडर राइटिंग कमीशन को भी राइट ऑफ अगर करते हैं वो भी यहीं पर आता है, अंडर राइटिंग कमीशन रिटर्न ऑफ। अब ये ऐड करने के बाद क्या क्या आइटम लेस करेंगे? आइटम्स टू बी डिडक्टेड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड करते हैं और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को लेस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी है उनको जो भी ये इनकम रिसीव होती है वो यहाँ लेस कर देते हैं। और ये प्लस माइनस करने के बाद जो हमारी फिगर आती है उस कहलाती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कैलकुलेट करने के बाद ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। अगर कोई हमारी करंट एसेट डिक्रीज हो रही है उसको ऐड करते हैं और इंक्रीज हो रही है तो उसे करंट लायबिलिटीज़ को लेस करते हैं। तो करंट एसेट्स हमारी क्या क्या हो सकती है? डेटर है, BR है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है। करंट लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है? क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेएबल है और शॉर्ट टर्म लोन है। इसी तरह लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़। ये प्लस माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ और आंसर माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब जो हमने इनकम टैक्स पे किया है वो इसमें से लेस कर देंगे, लेस इनकम टैक्स पेड। तो इनकम टैक्स पे करने के बाद जो हमारी अमाउंट आती है उसे हम कहेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बी पार्ट शुरू करेंगे। बी पार्ट में हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या क्या आइटम आती है, अगर कोई फिक्स एसेट्स खरीदी है या बेची है वो यहाँ पर आती है। तो देखिए, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ गुडविल, ये सब यहाँ पर आएंगे। रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड है उसको भी यहाँ पर हम, ये हमारा इनफ्लो है तो प्लस करेंगे और इस तरीके से प्लस माइनस करके हम आंसर निकालेंगे। अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और अगर आंसर हमारा माइनस में आ रहा है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इस तरीके से हमारा ये बी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सी पार्ट करते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि इंक्रीज इन ऑनर्स इक्विटी और बोरोइंग, तो जो भी उसमें कोई इफेक्ट पड़ता है वो हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में दिखाते हैं। जैसे इशू ऑफ इक्विटी शेयर, अगर हमने कोई फ्रेश शेयर इशू किए वो यहाँ पर आएंगे। इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो भी यहीं पर आएंगे। ये सब इनफ्लो ऑफ कैश है, हम प्लस करते हैं। और इशू ऑफ डिबेंचर ये भी प्लस करेंगे। तो माइनस क्या क्या करेंगे? माइनस करेंगे आउटफ्लो। आउटफ्लो में क्या क्या आता है? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि हमने किसी प्रेफरेंस शेयर का पेमेंट किया है। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का पेमेंट किया है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है। इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, अगर कोई डिविडेंड इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर पर हमने पे किया है वो भी यहीं पर आएगा। इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करते हैं और डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो माइनस करेंगे। पेमेंट ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस का हमने पेमेंट किया वो भी यहीं पर आएगा, या अंडर राइटिंग कमीशन का। और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। तो इन सब चीज़ों को हम प्लस माइनस करके जो फिगर आएगी वो कहलाएगी हमारी कैश फ्लो और यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो फ्लो है, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड है। इस तरीके से ए बी सी तीनों पार्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर हम नीचे इसका कंक्लूजन पार्ट करते हैं कि नेट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ए पार्ट की वैल्यू, बी पार्ट की वैल्यू और सी पार्ट की वैल्यू तीनों को यहाँ लिख करके जोड़ करके बाहर कर देते हैं। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो यहाँ लिखेंगे नेट इंक्रीज, और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो डिक्रीज वर्ड यूज़ करेंगे। दोनों में से एक वर्ड यूज़ करना है। प्लस माइनस करके जो फिगर आएगी हम उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को जोड़ देते हैं। अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करते हैं? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। इन सब को ऐड करके और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जोड़ करके जो बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, जो हमें बुक में दिया होता है। उससे हमारा ये आंसर टैली होना चाहिए। और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी वही आइटम आएगी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। और इस तरीके से हमारा ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ए बी सी तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम वर्किंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले वर्किंग में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना ज़रूरी है। वो हम वर्किंग में कैलकुलेट करते हैं और जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है हम उसमें लिख करके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम किस तरीके से निकालते हैं? सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का माइनस करके फिगर बाहर लिख देंगे। और क्या क्या ऐड करेंगे? ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड, प्रपोज डिविडेंड पेड ऑफ प्रीवियस ईयर, फाइनल डिविडेंड पेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड टू पीएल अकाउंट कौन सी होती है? जैसे लॉस बाय फायर और अर्थक्वेक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम टू बी क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट कौन कौन सी आइटम लेस करते हैं? जैसे हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला उसको लेस कर देते हैं। और रिफंड ऑफ टैक्स अगर कोई है उसको भी माइनस करके हम निकाल लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये निकालने के बाद हम फिर ए पार्ट में ये वैल्यू वहाँ पर लिख देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट दी हुई है तो उन एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमें एसेट्स अकाउंट यानी कि लेजर बनाने पड़ते हैं। सपोज क्वेश्चन में हमें एसेट्स अकाउंट के बारे में कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है कि व्हेन एसेट्स आर शोल्ड एट रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब है कि डेप्रिसिएशन उसमें काट करके दिखा रहा है, तो केवल एक ही अकाउंट बनेगा, मशीन अकाउंट। तो मशीन हमारी एसेट्स है, एसेट्स की डेबिट साइड होती है। तो डेबिट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा,
क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अगर क्वेश्चन में कहा है एसेट्स बेची है तो बाई बैंक सोल्ड, और डेप्रिसिएशन आएगा जो भी उस एसेट्स पर होगा। और एसेट्स को बेचने से अगर हमें कोई लॉस हुआ है तो वो क्रेडिट में आता है, प्रॉफिट हुआ है तो वो डेबिट में आता है। अब अगर देखेंगे कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक मान करके परचेज मान लेंगे, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हो गई। और ये सेल ऑफ मशीन, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएगी। अब दूसरा मेथड है व्हेन एसेट्स आर शोन एट कॉस्ट। अगर एसेट्स को कॉस्ट पर दिखाया गया तो हमें दो लेजर बनाने पड़ते हैं। नंबर 1 मशीन अकाउंट, नंबर 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट उसी तरह बनता है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा। एसेट्स को बेचा है तो बाई बैंक सोल्ड, और जो भी उस बेची हुई एसेट्स का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और इसके अलावा बेचने से अगर लॉस हुआ है तो बाई पीएल लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो 2PL प्रॉफिट। और क्रेडिट के टोटल में अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है उसमें से डेबिट का माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर है टू बैंक यानी कि परचेज निकाल लेंगे। तो ये जो परचेज ऑफ मशीन है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो में दिखाएंगे, और जो सेल ऑफ मशीन है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो में दिखाएंगे। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा लायबिलिटीज़ होती है, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में दिखाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में दिखाएंगे। और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये अमाउंट यहाँ डेबिट में लिखेंगे दूसरे अकाउंट का नाम यानी कि टू मशीन अकाउंट। तो एक दूसरे अकाउंट में एक दूसरे का नाम आता है। मशीन अकाउंट में आएगा बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट में आएगा टू मशीन। अब डेबिट का टोटल में से क्रेडिट माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कहलाएगी डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर बाई PL डेप्रिसिएशन। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट दे देता है, इनकम टैक्स पेड ₹10,000, और क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंस भी दे रखे हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हमें पहले प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में लिखेंगे, मान लिया 40,000 दिया सपोज, और क्लोजिंग बैलेंस 60,000 दिया हुआ है, और इनकम टैक्स पेड 10,000 दिया हुआ है। तो हम डेबिट के टोटल में से क्रेडिट माइनस करके जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 30,000 निकाल लेंगे। सपोज क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तो क्वेश्चन में इनकम टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएंगी। नेक्स्ट आता है कभी कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में एडजस्टमेंट दे देता है। मान लिया क्वेश्चन में कहता है कि इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 5,000, कि इन्वेस्टमेंट 5,000 के प्रॉफिट से बेचे, पर यह नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि कितने रुपए में बेचे। तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना करके पता लगा सकते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट हमने कितने रुपए में बेचे थे। तो इन्वेस्टमेंट चूँकि हमारी एसेट्स है तो एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आएगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ है बेचने से तो प्रॉफिट डेबिट में आता है, लॉस होता तो क्रेडिट में आता, लॉस होता तो क्रेडिट में आता, पर वो दिया नहीं हुआ, बाई PL ब्रैकेट में लॉस। तो अब चूंकि क्वेश्चन में लॉस दिया नहीं हुआ है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी यानी कि टोटल इधर का आ गया 45,000, इसमें से 30,000 माइनस करने के बाद 15,000 रुपये जो बैलेंसिंग फिगर है, इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपये के बेचे हैं। तो ये जो बेचे हैं इन्वेस्टमेंट ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आएगा और ये इनफ्लो है। और ये जो हमारा 5,000 का प्रॉफिट आया है ये ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग में हम माइनस करेंगे आइटम्स टू बी डिडक्टेड में। तो इस तरीके से हमने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाते समय, कौन कौन से पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना है, फॉर्मेट हमें याद करना है, लेजर के फॉर्मेट ध्यान में माइंड में सेट करने हैं, कैश फ्लो फ्रॉम नेट प्रॉफिट फ्रॉम
टैक्स बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालना है, ये सब कैलकुलेट करने के बाद हम आसानी से कैश फ्लो का स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारा 100% क्वेश्चन ठीक होगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।